बच्चों यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही वीडियो पे आएंगे, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत जो आपका क्लास 12 जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री और हिस्ट्री का पेपर आपका 9 फरवरी का होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने भी स्टूडेंट 9 फरवरी को हिस्ट्री का पेपर देंगे, मतलब इतिहास का पेपर देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी स्टूडेंट के लिए आज का क्लास जो है ना जी बिल्कुल ही VVI होने वाला है, क्योंकि आपके क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 है, जो कि एनुअल है। और एनुअल का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वार्षिक होता है। और आपका इतिहास का, और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जी आपके एग्जाम में पूरा का पूरा लड़ेगा। तो यदि आप चाहते हैं 9 फरवरी को पूरा में से पूरा नंबर लाना सब्जेक्टिव में, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यही बात करते हैं ना जी, जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, और 15 मिनट का जो समय रहता है आपको इसमें बस अपना काम करना है। क्या करना है जी, हर एक वीडियो में हम बताते हैं आपको OMR वाला काम करना है। आपका नाम हो गया, आपके माता जी का नाम, आपके पिताजी का नाम, सबका नाम वहाँ पे लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जानते हैं क्या होता है, एक टॉपर होता है और एक आप होते हैं, दोनों में क्या गलती रहता है, दोनों क्या गलती करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में एक चीज़ कॉमन यहाँ पे डिफरेंस रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या रहता है जी कि टॉपर जो जाता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्जाम देने के लिए, तो वे क्या करता है, सबसे पहले निर्देश को पढ़ता है। तो इसे यहाँ पे क्या खंड यहाँ पे बार रहेगा लिखा हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जब आप ऑब्जेक्टिव को सोल्व कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्टिव आएगा, और आपको वहां पे लिखा रहेगा खंड व। और इसमें क्या रहता है, गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसका सीधा सा मतलब होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और इसमें क्या रहता है जी, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सबसे पहले मिलेगा, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कि 2 नंबर वाला प्रश्न आपको मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं कि 9 फरवरी में पूरा का पूरा पेपर आपका टकरा जाए तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले इस निर्देश को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना जी आवश्यक है, तो आवश्यक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस निर्देश को पढ़िएगा। एग्जाम में क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब सीधा सा क्या है कि आपके पास टोटल 30 को प्रश्न रहेगा, और इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित है, और अधिकतम जो होता है 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया टोटल प्रश्न आपका 30 रहेगा, और इसमें से केवल और केवल आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। और आपको यहाँ पे शब्द लिमिट का ध्यान रखना है, और टॉपर इसी पे फोकस करता है कि आपको 30 से 40 शब्द में उत्तर देना, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता है। और इस तरह से आप 15 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो आपका टोटल 30 नंबर आपका आएगा शॉर्ट क्वेश्चन से मेरे प्यारे बच्चों। और आज के क्लास के अंतर्गत 2026 एग्जाम में 9 फरवरी को आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा टकराएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जो बोल दिए ना जी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है तो 100% आने वाला रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना जी आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या है जी कि अभिलेखों के 2 महत्व क्या करना बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि अभिलेख का 2 महत्व क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तर लिखा हूँ, यहाँ से लिखेंगे कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह वहाँ पे उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके एवं पढ़ सके और पालन कर सके। ठीक है, तो आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इतना आप लिखिएगा, आपको 2 में से 2 नंबर जरूर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप 12th ज्ञान से स्टडी कर रहे हैं, और हम बिल्कुल यहाँ पे शब्द लिमिट का ध्यान देते हैं। और चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे क्या शो रहा है, दूसरा प्रश्न शो हो रहा है ना जी कि हड़प्पा कालीन सिंचाई की 2 व्यवस्थाओं को बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कि मतलब सीधा सा क्या है कि हड़प्पा जो समय था
था, हड़प्पा काल में जो सिंचाई का साधन था उसका 2 साधन का नाम लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर देकर के यहाँ से लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित सिंचाई के 3 साधन, हमसे 2 साधन बोला लेकिन हम 3 साधन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आपको प्रयास करना है कि 2 ही साधन लिखना, कहा हम ज्यादा लिखेंगे जी। तो यहाँ पे साधन क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे नहर था और कुआं था और जलाशय था, मतलब कि तालाब था। मतलब हड़प्पा काल में क्या होता था, सिंचाई के लिए नहर का उपयोग किया जाता था, कुआं का उपयोग किया जाता था और जलाशय का मतलब तालाब का उपयोग किया जाता और नदी का भी उपयोग किया जाता था मेरे प्यारे बच्चों। इतना आप लिखिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और सभी का सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसी भी प्रश्न को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए उसका 3 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विशाल स्नानागार की 2 विशेषताएं बताने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी कि हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है उसके 2 विशेषता को हमें बताना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले उत्तर यहाँ पे लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा और यहाँ से हमें नंबरिंग करके देना। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त विशाल स्नानागार की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ऐसे आप लिखेगा तो आपको और बेहतर परसेंटेज मिलेगा। तो आपको 1 नंबर दे करके लिखना कि विशेषता निम्न है। क्या है विशेषता निम्न है, क्या है कि विशाल स्नानागार। क्या विशाल स्नानागार मतलब विशाल स्नानागार को हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारतों में गिना जाता है। यह मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र से प्राप्त होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या लिखना है कि दूसरा यहाँ पे लिखना विशेषता लिखना है कि क्या है कि इसे परिसर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्नान के साथ साथ 3 और बरामदा है और बरामदे पर ही कमरा है, सीढ़ी, तालाब और कुआं स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा था, परिसर कहा था। बस इतना लिखना है, आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना जी, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री में PDF लेने के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको PDF वहां से मिल जाएगा। तो चलिए क्या है 4 नंबर का प्रश्न कि अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु किए गए 2 उपयोगों को लिखना है मेरे प्यारे प्यारे, उपायों को लिखना है। मतलब क्या है जी कि अशोक के द्वारा जो धर्म का प्रचार किया गया था, क्या धर्म का प्रचार किया गया था, तो उसके द्वारा जो 2 उपयोग किया था, मतलब किए गए 2 उपयोगों को लिखना, मतलब किसका उपयोग किया था प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पे उत्तर देंगे ना जी, इस लाइन को छोड़ेंगे और यहाँ से हम लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 1 वर्ष बाद तक अशोक साधारण उपासक रहा और इस बीच उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कोई उद्योग नहीं किया। ठीक है, उद्योग नहीं किया। इसके बाद वह संघ की शरण में आया और 1 वर्ष कुछ अधिक समय तक संघ के साथ रहा मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना आपको लिखना है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो हमारे पास क्वेश्चन शो हो रहा है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या कहता है जी 5 नंबर का प्रश्न कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारण आपको बताना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मगध साम्राज्य जो था उसका उत्थान जो हुआ था उसके 2 प्रमुख कारण क्या था। तो सबसे पहले वही नंबतिया बोलेंगे जी। आप लोग उत्तर लिखिएगा और इस लाइन को छोड़िएगा और यहाँ से लिखिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और आपके जो भैया हम हैं ना जी, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरा मनोबल बढ़ाना आप सबों का काम है मेरे प्यारे प्यारे यहाँ पे भाई एवं बहन। तो चलिए यहाँ पे क्या है मगध साम्राज्य के उदय का कारण यहाँ पे क्या मगध उत्तर भारत के विशाल तटवर्ती मैदानों के ऊपरी एवं निचले भागों के मध्य अति सुरक्षित स्थान पर था। 5 पहाड़ियों के मध्य एक दुर्गम स्थान पर स्थित होने के कारण वहां तक शत्रुओं का पहुंचना प्रायः असंभव था। ठीक है, फिर गंगा नदी के कारण भी मगध में व्यापारी सुविधाएं बढ़ी और आर्थिक दृष्टिकोण से मगध के महत्व में वृद्धि हुई और मगध साम्राज्य की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। अतः आर्थिक दृष्टि से मगध संपन्न रहा था। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों कि मगध का जो क्षेत्र होता है ना, मगध की जो भूमि होता है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ था, अत्यधिक उपजाऊ था और इसी के कारण आर्थिक दृष्टि से मगध जो था संपन्न था। और मगध साम्राज्य उत्कर्ष में हाथियों के बाहुल्य ने भी मगध था मेरे। बस इतना आपको लिखना। और उसके साथ ही साथ अगला बात करें प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि किन्हीं दो स्मृतियों का नाम लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस यहाँ पे लिखने देना है जी। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे निम्नलिखित दो स्मृतियों मतलब कुछ दो स्मृतियों का नाम निम्नलिखित है, इस तरह से लिख करके और यहाँ से आप लोग लिखिएगा। और यहाँ पे सबसे पहला क्या है, मनु स्मृति होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, और यहाँ पे दूसरा व्यास स्मृति होगा, और एक हम एक्स्ट्रा में यहाँ पे लिख दिए हैं कि लघु विष्णु स्मृति। बस आपको 2 में से 2 नंबर मिलेगा तो 100% मिलेगा, क्योंकि आप 12th ज्ञान से अपना स्टडी कर रहे हैं और हिस्ट्री का मोस्ट वायरल सब जो कि 2026 के 9 फरवरी को आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहा जाता है ना जी कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो 7 नंबर का प्रश्न है कि महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों से किन्हीं किन्हीं 4 का नाम बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है कि महाभारत में विवाह के मतलब बहुत सारे प्रकार बताया गया है, तो उसमें वर्णित किन्हीं 4 विवाह का नाम आपको बता, 4 भी आपको नाम रखना है, लेकिन हम क्या जानते हैं आपको यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहला विवाह यहाँ पे आर्ष विवाह होता है, दूसरा क्या होता है प्रजापत्य विवाह होता है, तीसरा क्या होता है गंधर्व विवाह होता है, यहाँ पे चौथा असुर विवाह, और उसके बाद राक्षस विवाह, और यहाँ पे 5वां पैचास विवाह। इसमें से आपको 4 को लिखना था मेरे प्यारे बच्चों, और आप इस सभी को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन आप 4 भी याद कीजिएगा ना जी, आपको दिक्कत नहीं। मेरा तरीका पढ़ाने का बाबू थोड़ा सा अलग, हम पढ़ाते नहीं बल्कि समझाते हैं। और 8 नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार के 2 कारण बताने में प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी कि दक्षिण भारत जो है ना जी, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार जो हुआ है उसका मेन कारण क्या है, तो उसका 2 कारण बताना है। तो सबसे पहला कारण यहाँ पे लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी कि राजकीय संरक्षण था। दूसरा कारण क्या कि समानता का सिद्धांत जैन धर्म। बस इतना आपको लिखना है, आपको नंबर मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे पार्टी, इसका कहना है ना जी कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर शीशा तलाश। तो आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहेगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो वेद कितने हैं और उनके नाम लिखिए प्यारे प्यारे बच्चों, बस नाम सिंपल लिखना कि वेद के विभाग 4 हैं। क्या वेद जो होते हैं 4 होते हैं, वेदों की संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और हर एक बच्चा जानता है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप इसको भी तो करना नहीं ना भूलिए, ये भूल जाइएगा, नहीं भूलिएगा। तो क्या कि ऋग स्थिति, अजो रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। यहाँ पे क्या ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को भी अर्थ भी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों उतना आपको नहीं लिखना, सीधा सा वेदों की कुल संख्या कितने हैं, तो वेदों की कुल संख्या 4 है और उनके नाम लिखना, बस यहाँ तक आपको लिख देना। आपको यहाँ से क्या होगा जी 2 में से 2 नंबर मिल जाएगा। आप बताइए ना ज्यादा काहे लिखिएगा, बताइए जितना आपको बता रहे हैं उतना लिखिए। और आदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है जी, आप अपने भैया को सपोर्ट कीजिएगा। चैनलवा पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि दक्षिण भारत के विष्णु एवं शिव भक्तों को किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस यहाँ पे हमें लिखना स्टार्ट कर देना है कि हिंदू साहित्य में यहाँ पे चिदम्बरम 5 पवित्र शिव मंदिरों में एक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा बाजी, ठीक है। उसके बाद इन 5 पवित्र मंदिरों में से प्रत्येक मंदिर 5 यहाँ पे प्राकृतिक तत्वों से में से यहाँ पे किसी एक का प्रतिनिधित्व करती है। चिदम्बरम आकाश का प्रतिनिधित्व करती है। बस आपको तो चलिए आज के क्लास का सबसे अंतिम क्लास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अंतिम यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कहता है जी विनोद, इसका कहना है ना कि मुगल कालीन 4 सिक्कों का नाम आपको बताना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मुगल काल में जो सिक्का यूज होता था उसका 4 सिक्का का नाम लिखना है। तो सबसे पहले मुगल कालीन 4 सिक्कों का नाम निम्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इलाही, क्या इलाही मतलब अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का था और इसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। इलाही का मूल्य 10 रुपये के बराबर था और किसने चलाया था, अकबर ने चलाया। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे और उसका दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, रुपया है जो कि अभी भी चलता है। कि शुद्ध चांदी का वर्गाकार या चौकोर सिक्का इसे शेषशाह द्वारा वर्णित, इसका और जो वजन रहता था ना 175 यहाँ पे ग्रेन होता था। और उसका यहाँ पे तीसरा जो
ये अकबर कितना सिक्का चलाया था जी। और उसके बाद चौथा यहाँ पे लिखना कि दाम नाम के भी एक सिक्का चलाया गया था, और इसमें क्या कि अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था, मतलब 1 रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। बताइए कितना छोटा था जी। और इसी तरह से अगला जो हमारे पास है कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है जी, यहाँ पे जीतल है क्या, जीतल। तो जीतल क्या होता था कि चांदी का सबसे छोटा सिक्का था और यह दाम के 25वें भाग के बराबर होता था, और इसे यहाँ पे फुलूस या पैसा कहा जाता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो है यहाँ पे निसार है, मतलब जहांगीर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का जो रुपये के 1/4 मूल्य के बराबर होता था। उसके बाद इसका जो सबसे अंतिम यहाँ पे प्रकार है आना। क्या आना? आप लोग नहीं जानते कि 8 आना 4 आना। उसी तरह से कि दाम और रुपयों के बीच आना नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें से जो आपको अच्छा लगे ना जी, आप 4 को याद रखेगा, एग्जाम में आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे जरूर भेजिएगा, और बोलिएगा कि हमारे प्यारे भैया संतोष सर जो है ना, संतोष भैया जी हैं, हम सबको फ्री में पढ़ाते हैं, और पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि पीडीएफ जो होता है पीडीएफ भी फ्री में देते हैं। तो आप लोग पीडीएफ भी ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे ग्रुप का लिंक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जा करके जरूर ले लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता नहीं चाहिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113177288। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपके भैया आपके लिए 24 आवर अवेलेबल रहेगा, कभी भी आपको दिक्कत होने हम नहीं देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।